नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज हमने जो टॉपिक चुना है वो राजस्थान में जब भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो पहला टॉपिक आता है प्राचीन सभ्यताओं का। और जब हमने तैयारी की थी तो प्राचीन सभ्यताओं में दो चीजें पूछी जाती है अमूमन। एक तो किसी भी प्राचीन सभ्यता में से कोई प्राचीन सभ्यता का कोई स्थल है तो उसकी लोकेशन आपको आनी चाहिए कि ये इस नदी के किनारे, ये इस जिले में है। ये मोटी सामान्य सी बात है। एक जो सबसे मोस्ट चीज होती है इसकी उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन थे। और एक चीज ये पूछी जाती है कि इस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, विशेष क्या है जो अन्य स्थानों पर नहीं मिला है। और को तो फिर भी हम काम चला लेते हैं, लेकिन एक टॉपिक में हम अटक जाते हैं। और हो सकता है आपने तैयारी की है तो आपको भी पहले सवाल करना आप कि आपसे सीधा सा सारी सभ्यता, राजस्थान की सभ्यता लिख दे और आपसे पूछा जाए कि इस सभ्यता का खोजकर्ता, उत्खननकर्ता ये था, इस सभ्यता का उत्खननकर्ता ये था, इस सभ्यता का उत्खनन, आपको कितने याद है? मुझे तो याद नहीं होते थे ये पहले। तो आज हम चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको कैसे भी करके राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसके उत्खननकर्ता आपको याद हो जाए। जैसे सवाल पूछा जाए आपसे कि निम्न में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित व्यक्ति नहीं था। अब तीन नाम आ गए, एक नाम दूसरा आ गया, तो ऐसे सवाल पीछे पूछे गए एग्जाम में और बराबर संभावना बनी रहती है कि इसमें से सवाल आएंगे। तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि भाई कैसे भी करके हमें प्राचीन जो सभ्यताएं हैं इनके खोजकर्ताओं का जो डिटेल नहीं है, खोजकर्ता एक दो के है, खोजकर्ताओं का जिक्र करेंगे। जो उत्खननकर्ता है उनकी चर्चा हम करें, याद हो जाए। चर्चा भी नहीं करेंगे, चर्चा तो आपको बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें मिलेगी, उसमें डिटेल से आप पढ़ लेना, लेकिन याद कैसे हो। बात मुद्दे की है कि अपना तो काम कैसे निकल जाए, परीक्षा में ये सवाल आए तो गलत नहीं हो। बात तो यही है। देखो टॉपिक बड़ा प्यारा है, सारी सभ्यताओं की डिटेल आपने पढ़ रखी है, सामान्य से परिचय भी आपने पढ़ रखा है, नदियां भी पढ़ रखी है, जिले भी पढ़ रखे हैं। तो राजस्थान में अलग अलग जिले हो रहे हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ तो है, लेकिन अब अपना टॉपिक, आज का टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं और उसके उत्खननकर्ता। तो पहली जो सभ्यता है, पहली सभ्यता की बात करने वाले हैं कालीबंगा, कालीचूड़िया, कालीबंगा। इसके जो खोजकर्ता थे वो अमलानंद घोष ने 1951-52 में इसकी खोज की थी। 52 लिखा आता है। उत्खननकर्ताओं की बात करें तो तीन व्यक्तियों का नाम आता है, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे। अभी तो आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आगे 10 मिनट बाद में इसको क्लास को बंद करने के बाद में आपको याद नहीं रहेगा। वो सारी क्लासें, सारी सभ्यताएं मैं पढ़ा दूंगा तो फिर तो याद रहने का सवाल नहीं है, उल्ट पुल्ट होने लगेंगे। कालीबंगा सभ्यता की जो खोजकर्ता थे वो अमलानंद घोष थे, याद रखना। उत्खननकर्ता बीबीलाल, बीके थापर और एमडी खर्रे थे। ठीक, सामान्य सी बात तो हुई, ये याद हो जाए तो अच्छी बात। अब एक कोशिश करते हैं कि कैसे करें। मैंने कहा कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। याद कैसे करें? याद थोड़ा सा इमेजिन करना, अपने दिमाग में एक पिक्चर सेट करना कि एक व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं तेरे लिए काली चूड़ियां लाके दूंगा। चूड़ियां पसंद होती है महिलाओं को, काली चूड़ियां लाके दूंगा। भूल गया, नशे वाला व्यक्ति था, अमल खाने वाला व्यक्ति था, भूल गया। घर वापस शाम को आया तो बीवी ने कहा कि भाई लो चूड़ियां कहाँ हैं? तो कहा कि मैं तो भूल गया। तो फिर पत्नी क्या कहेगी? तो इसी ट्रिक से हमें याद रखेंगे। कालीबंगा अमलानंद घोष खोजकर्ता, क्योंकि उस व्यक्ति में अमल के नशे में था, उसने कहा काली चूड़ियां लाके दूंगा, वो लाया नहीं। तो फिर क्या हुआ? बीबी लाल, जो बीबी थी, वो पत्नी थी, वो क्या हो गई? गुस्से से क्या हो गई? लाल, बीबी लाल। उसके बाद में बीके थापर। अब आपके आइडिया आ गया होगा कि बीवी ने क्या कहा। उस जो अमल के नशे में पति था उसके जोरदार थप्पड़ मारी, तो बीके थापर ऐसे याद रख सकते हो। और एमडी खरे, एमडी खरे का मतलब उसको बहुत सारी खरी खोटी सुनाएगी। तो नशेड़ी, तुझे कुछ याद रहता नहीं है, पहले तो वादा कर देता है कि मैं चूड़ियां लाके दूंगा, काली चूड़ियां लाके दूंगा, ये तो उसने बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाई। ऐसे याद करना। कालीबंगा, खोजकर्ता अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे। ये हो गया कालीबंगा का। आपको थोड़ा सा दिमाग में जोड़ देना, इंटरेस्ट से अपने को क्लास देखनी है। दूसरा जो सभ्यता आई वो है आहड़ सभ्यता। आहड़ नदी के किनारे उदयपुर से संबंधित सभ्यताएं हैं। आहड़ सभ्यता की बात हम करें तो आहड़ सभ्यता
3 स्तरों में 3 बार खोजी गई थी, 3 बार उसका उत्खनन हुआ था अलग अलग समय में। एक बार अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था, एक बार आर.सी. अग्रवाल जिसको रतन चंद्र अग्रवाल बोलते हैं, एक एच.डी. सांकलिया जिसको हसमुख सांकलिया बोला जाता है। हाँ, हसमुख धीरज सांकलिया, नाम याद रखना, हसमुख धीरज सांकलिया। 3 व्यक्तियों ने अलग अलग समय में खोज की। आर.सी. अग्रवाल को बोल देते हैं रतन चंद्र अग्रवाल, नाम पूरा लिख दूं मैं, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। ये थे आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल लिखा आता लेकिन पूरा नाम रतन चंद्र अग्रवाल था। एक एच.डी. सांकलिया थे जिसका हसमुख धीरज सांकलिया, हसमुख धीरज सांकलिया, धीरज सांकलिया ये नाम था। अब भाई आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। 3 व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं और तीनों व्यक्तियों को आप देख लो, याद हो जाए तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर हम सेट करते हैं। आहड़ सभ्यता का संबंध उदयपुर से। अब देखो इसको याद कैसे करें, परमानेंट जिंदगी में दिमाग में वो चित्र कैसे सेट करें, तो वो चित्र सेट मैं करवाता हूं आपको। आपने पढ़ा होगा पन्नाधाय ने अपने बेटे बनवीर का जो जीवन था वो बलिदान कर दिया था मेवाड़ की रक्षा में। आपने पढ़ा होगा कि पन्नाधाय जो थी उसने अपने बेटे, सॉरी बनवीर नहीं, सॉरी चंदन का बलिदान कर दिया था उदय सिंह को बचाने में। चंदन और उदय सिंह का आपको जिक्र आ रहा होगा, चंदन और उदय सिंह, ठीक। बनवीर उस समय शासक था, कैसे याद करें, आहड़वाड़ा। तो उस समय के भाव जो है, जब बनवीर उदय सिंह को मारने आया था तो उस समय चंदन को लेटाकर जो पन्नाधाय के जो मन के भाव थे वो ही आहड़ सभ्यता वाले है। देखो उसके चेहरे पर हंसमुख, चेहरे पर सिकन नहीं आने दी कि मैंने अपने बेटे को सुला दिया है, तो हंसमुख सांकलिया। अपने रतन को, बेटा जो रतन था, चंदन पुत्र रतन होता है, रतन चंद्र अग्रवाल, तो रतन को उदय सिंह की जगह सुला दिया था, तो रतन चंद्र अग्रवाल। और पन्नाधाय की जो कीर्ति है वो अक्षय रही। ध्यान समझना, आहड़ सभ्यता में 3 बार उत्खनन हुआ और तीनों बार को नाम याद रखना पन्नाधाय से। पन्नाधाय ने बड़ा धीरज रखा, चेहरे पर हंसमुख बनी रही, धीरज रखा, हंसमुख धीरज सांकलिया। पन्नाधाय ने अपने बेटे जो पुत्र रत्न था उसको सुला दिया, रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको आर.सी. अग्रवाल बोलते हैं। और उसकी जो पन्नाधाय थी उसकी कीर्ति है वो अक्षय बनी रही। यही आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ताओं के 3 नाम है, अक्षय कीर्ति, रतन चंद्र अग्रवाल जिसको आर.सी. अग्रवाल बोलते हैं, और एच.डी. सांकलिया जिसको हंसमुख धीरज सांकलिया बोलते हैं। तो तीनों के नाम है वो पन्नाधाय से आपको याद रखना। पन्ना बड़े जबरदस्त वीरांगना, और उसी से हमें आहड़ सभ्यता के तीनों उत्खननकर्ताओं के नाम याद रखने हैं, कोशिश करना। देख नेक्स्ट जो बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता, कातली सीकर वाले गणेश्वर सभ्यता, जिसमें बांध के अवशेष मिले, जिसमें मछली पकड़ने के कांटा मिला है, अपना डिकड़ पूछड़। ताम्रयुगीन सभ्यता, उत्खननकर्ता गणेश्वर सभ्यता के रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार थे। अब भाई सीधी सी कहानी है इसकी ये है कि गणेश और गणेश जी से अपने को याद रखना है। और गणेश जी की जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हर काम में हमें विजय मिलती है, तो विजय कुमार हो गया। गणेश जी की प्रार्थना से हमें रत्न मिलते हैं, रत्न मतलब पैसे धन दौलत भी मिलती है, रत्न भी मिलते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता हुए रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। गणेश जी की प्रार्थना से प्रत्येक काम में विजय मिलती है, और प्रत्येक काम में जब विजय मिलती है तो रतन भंडार भी भरता है, रतन चंद्र अग्रवाल भी होता है, आर.सी. अग्रवाल भी है। यहां आ गया, आर.सी. अग्रवाल आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, रतन चंद्र अग्रवाल ही है, आर.सी. अग्रवाल, ठीक है भाई साहब। बेराट, बेराट सभ्यता जयपुर की बौद्ध धर्म के अशोक के स्तूप मिला था, अशोक का नाम इसमें मिलता है, बुद्ध के अवशेष इसमें मिलते हैं। बीजक डूंगरी का आपने जिक्र पढ़ा होगा, जयपुर में बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता की खोज जो की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। उत्खनन करता थे कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी,
कैलाश दीक्षित और नील चंद्र बनर्जी, नील रत्न बनर्जी। अब क्या है इसका? बेराड़ से अपने को याद रखना है वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य। संसार को छोड़ दो, संसार की मोह माया से ऊपर उठ जाओ, उसको बोलते हैं वैराग्य। हमें नहीं होना है, हमें तो बस ये रट्टा मारना है इसको, वैराग्य या बेराड़ सभ्यता। तो जब भी वैराग्य धारण होता है तो दया का भाव पैदा होता है, सब पर दया, पशु पक्षियों पर दया, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है तो दया तो वैसे ही है। तो खोज तो इसकी दयाराम साहनी ने की थी, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले यहाँ, बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अब जब दया का भाव पैदा होता है तो दया से जुड़ा हुआ एक देवता है कैलाशपति शिव, तो दया से जुड़ा हुआ देवता जो है वो है कैलाश। और कैलाश जो है, भगवान शिव जो है कैलाश पर रहने वाले, वो कहां रहते हैं, उनका मकान कहां है? नीले आसमान के नीचे। तो नील रतन बनर्जी। बेराड़ सभ्यता वैराग्य से है, जोड़ने है, और वैराग्य से भाव पैदा कौन सा होता है? दया का भाव। और दया राम साहनी ने इसकी खोज की थी, और दया से ही जुड़ा हुआ शब्द जो ईश्वर है वो है आपके शिव, जिसको बोलते हैं कैलाशपति, कैलाश दीक्षित। और कैलाश जो ईश्वर है वो नीले आसमान के नीचे है, तो नील रतन बनर्जी आपको याद हो जाना चाहिए, कुछ कुछ याद होगा। अब तीन सभ्यताएं हैं, तिलवाड़ा, बागोर और बालाथल। तीन सभ्यता। अब इसके उत्खननकर्ता एक ही है, वीएन मिश्र, वीएन मिश्र। तीनों सभ्यताओं के उत्खननकर्ता है वीएन मिश्र। कौन सी? तिलवाड़ा, कौन सी? बागोर, कौन सी? बालाथल। तो भाई साहब इसको याद कैसे करें? अभी तो वीएन मिश्र याद हो जाएगा, लेकिन परमानेंट इसको चैप्टर को ही फेंक दे हम, याद हो जाए परीक्षा में बस आते ही। आपने सर्दियों में एक मिष्ठान बनता है तिल्लू को कूट कर, तिल्लू में तिलकुटा बनता है जिसमें बादाम, काजू, किशमिश का मिश्रण किया जाता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। कभी खाया है? कमेंट करके बताओ देखिए तिलकुटा किसने खाया? तिल को कूट कर उसमें काजू बादाम, सर्दियों में खाया जाता है, बड़ी शरीर में ताकत और गर्मी रहती है। तो उसमें मिश्रण किसका होता है? काजू बादाम के साथ। तो तिलवाड़ा का में वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र पूरा नाम, लेकिन आपको मिश्र याद रखना। मिश्रण होता है ना तिलकुटा, तिलकुटा में मिश्रण होता है काजू, किशमिश, बादाम। तो तिलवाड़ा में वीएन मिश्र। तिलकुटा दिमाग में चल रहा है ना अभी। अब दूसरा है बागोर। बागोर, गौर करो इस बात पर, सर्दियां चल रही है अभी, तो तिलकुटा पर गौर करो, वो मिश्रण में गौर करो आप। जो तिल का कुट्टा बना हुआ है उसमें मिश्रण किया हुआ है, उस पर गौर करो। बागोर, वैसे राजस्थान में यह भी कहते हैं बा गौर कर रही है, बा मतलब किसी लड़के के लिए आता है। बागोर वीएन मिश्र। बाला, बाला, बाला मतलब वो लेके आओ, राजस्थान में बोलते हैं बाला, वो लेके आओ। बाला थल, क्या लेके आओ? वही मिश्रण। देखो तिलवाड़ा सभ्यता के उत्खनन करता थे वीएन मिश्र, तो तिलों से का मिश्रण तैयार हुआ, तिलकुट्टा बोलते हैं उसको। तो तिलवाड़ा सभ्यता के उत्खनन करता वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। बागोर, अब गौर किस पर करना है? हमें तो खाना है ना। वो तिलकुटा, वो तिल्लू का मिश्रण है, वो काजू किशमिश का मिश्रण, तो तिलकुटा पर गौर करना है। तो बागोर सभ्यता जो है वो भी वीएन मिश्र की उत्खनन करता थे। और बाला, गौर से कुछ नहीं पेट थोड़ी भरेगा, गौर करने से नहीं होगा। बाला, वो लेके आओ। कौन सी? तिलकुटा, तिलों का मिश्रण, वीएन मिश्र। तीनों सभ्यताओं के उत्खनन करता वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। रेड, अगली सभ्यता रेड, जिसमें सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं। टाटा नगर बोलते हैं, प्राचीन टाटा नगर भी बोलते हैं रेड को। तो टाटा नगर की रेड की खोज उत्खननकर्ता जो थे वो थे केदारनाथपुरी। अब भाई साहब याद कैसे रहे केदारनाथपुरी? तो अभी निकल जाएंगे हमारे दिमाग से। तो आपको रेड को रीढ़ याद रखना है। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है ना आजकल, मेरे भी हो रहा है हड़का। रेड जो है उसको याद रखना है, रीढ़।
और रीढ़ की हड्डी वाले दर्द वाले केदारनाथ में जो पैदल चलकर जाते हैं तो वहां भाई साहब या तो दर्द रुक जाता है या दर्द बढ़ जाता है। तो रीढ़ की हड्डी के इलाज करवाना है तो केदारनाथ जाओ, या फिर वहां आपकी रीढ़ की हड्डी पैदल चलते ही आपकी दर्द बढ़ जाएगा तो केदारनाथ रीढ़ से याद करना है। अगला है गिलूंड, संबंध की सभ्यता गिलूंड। थोड़ा बहुत पढ़ने का चाव है तो एक कहानी लिखी थी महादेवी वर्मा ने गिलहरी के बारे में। कहानी गिलहरी के बारे में आपने पढ़ी होगी, 10वीं की 8वीं 9वीं में क्लास में चलती थी गिलहरी। तो गिलूंड के जो उत्खनन करता थे ब्रजवासी लाल, V.S. सिंधे और ग्रेगरी पोशाल। याद कैसे के गिलहरी कहाँ, ब्रज के वनों में जो गिलहरी है वो बड़ी प्यारी कृष्ण थे ना, ब्रज के कृष्ण थे। तो वहां गिलहरी पेड़ों पर उछल कूद करती है। गिलूंड का मतलब गिलहरी कहाँ, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी बीबी लाल। इसको बीबी लाल भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल। इसके अलावा V.S. सिंधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। ग्रेगरी पोशाल अंग्रेज थे, ग्रेगरी पोशाल, वो सारे के सारे गिलूंड से थे। लास्ट वाले देख लेते हैं, 3 याद रह जाए। आपको भीनमाल नाम सुना है? भीनमाल किसके लिए प्रसिद्ध है? भीनमाल की मोजड़ियां बड़ी प्रसिद्ध है, जूतियां। एक बार मुझे इंटरव्यू में पूछा था राजस्थान में जूतियों के किस किस नाम से जाना जाता है। इंटरव्यू में बैठे थे, इंटरव्यू बोर्ड वाले ने पूछा कि राजस्थान जी के में आपका नॉलेज ठीक है तो मुझे बताओ कि जूतियों को राजस्थानी भाषा में और किन किन नामों से जाना जाता है। और ये आप मुझे कमेंट करके बताना था कि कितने नामों से जाना जाता है। बाकी भीनमाल जो है, भीनमाल की जूतियां हैं, मोजड़ियां हैं जो, वो बड़ी प्रसिद्ध है। और वो प्रसिद्ध क्यों है? उसके ऊपर जो चित्रकारी है, ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है, पिक्चर देखना बड़ी शानदार है। तो आपको याद रखना भीनमाल की जूतियां प्रसिद्ध है। और इन जूतियों पर रतन जड़े हुए हैं, R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, R.C. अग्रवाल भी बोलते हैं इसको, R.C. अग्रवाल। तो भीनमाल की जूतियों पर रतन जड़े हुए हैं तो उसको याद रखना है R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। क्योंकि जूतियों पर क्या जड़े हुए हैं? रतन जड़े हुए हैं। अच्छी जूतियां, रतन जड़े होंगे, राजा महाराजा पहनते थे रतन जड़े जूतियां। तो भीनमाल, रतन चंद्र अग्रवाल। ऐसी होती है जूतियां, ठीक है ना, ऐसी तो होती होगी जूतियां। मोटा मोटा आइडिया मॉडल मैंने बनाया। तो इसके जो आगे का ये त्रिकोण बना हुआ था उसको बोलते हैं नोक, जूती की नोक। हाँ, जूती की नोक होती है आगे, यूं होता है ना आगे का, तो उसको बोलते हैं नोक। इसी से बढ़ना याद रखना है नोह भरतपुर, नोह नोक, जूती की वाली नोक है। और उस नोक पर भी रतन जड़े हुए हैं, रतन चंद्र अग्रवाल। भाई भीनमाल की जो उत्खनन करता थे वो R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, क्योंकि जूतियों पर भी रतन जड़े हुए और उस जूती की नोक पर भी रतन जड़ा हुआ है। तो नोह की खोज भी किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, एक बार और देखना, पेशेंस से याद हो जाएगा। अगला है नगरी, चित्तौड़। इसकी खोज उत्खनन करता थे D.R. भंडारकर। याद रखना मोस्ट, D.R. भंडारकर। अब यार भंडारे की बात आ रही, हम तो खाने पीने वाले आदमी हैं। भंडारकर, हर नगरी में भंडारा चलता है। नगरी में क्या चलता है? भंडारा चलता है। तो D.R. भंडारकर याद रख लेना, कमेंट करके बताना देखिए कैसा लगा। अगला है रंगमहल, हनुमानगढ़ में, टोंक याद आ रहा होगा, हनुमानगढ़ में रंगमहल। रंगमहल के जो उत्खनन करता थे वो एक स्वीडन के व्यक्ति थे, स्वीडन के हन्ना रीड। याद कैसे रखे अपने? तो हन्ना रीड हो, स्वीडन के हो, बेल्जियम के हो, फ्रांस के हो, कोई मतलब नहीं है। रंगमहल, तो रंगमहल के उत्खनन करता थे हन्ना रीड। देखो स्वीडन वाले व्यक्ति भारत में घूमने के लिए आएंगे तो क्या देखेंगे? महल ही तो देखेंगे। महल देखने आएंगे बाहर वाले अंग्रेज जो आते हैं, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जो भी है। तो स्वीडन वाले व्यक्ति कहां आए? महल देखने। और भारत में बड़े व्यक्ति को बोलते हैं अन्ना, और स्वीडन वाले को बोलते हैं हन्ना। स्वीडन वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हन्ना। भारत में बोलते हैं अन्ना। तो स्वीडन का हन्ना है वो यहां महल देखने आया। स्वीडन का हन्ना रीड, डॉक्टर हन्ना रीड जो है वो रंगमहल देखने आया हनुमान। चौथी सभ्यता,
सौंधी सौंधी, अमलानंद घोष। अरे सौंधी का मतलब सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना मिट्टी जब भीगती है। कोई पूछे आपसे जब बारिश के दिनों में मिट्टी भीगती है तो खुशबू को जो आती है वो कैसी होती है? सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और जो व्यक्ति अमल पी के घूमता है ना उसके मुंह से भी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो सौंधी सभ्यता जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन सभ्यता है। 14 सभ्यताएं थी। इंटरेस्ट से एक बार आप देख लेना, प्यार से देख लिया आपने, मैं कह रहा हूं आपको ये याद हो जाएगा और अपने को कोई बहुत तगड़ा कोई ज्ञान बांटने वाला तो बनना नहीं है। अपना काम हो जाए परीक्षा में और सिलेक्शन हो जाए बस। तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। इसी प्रकार के जो हार्ड टॉपिक है जहां से मुझे समस्याएं होती थी, अब भी बड़े मुश्किल से याद होता है, तो मुझे जहां समस्या हुई मुझे लगता है कि 90% बच्चों की वही समस्याएं आती है। तो उन समस्याओं का सॉल्यूशन बड़े प्यार भरे शब्दों में हम करेंगे। बताना दे कि क्लास कैसी लगी, कौन सी चीज़ याद हुई, कौन सी चीज़ नहीं याद हुई। इसमें से जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सवालों को एक बार करना और क्लास को देखने के बाद में, और कहीं आपके गलत हो जाए, सवाल ही नहीं हो। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नई क्लास में फिर आपसे नई नई बातें होगी, नई नई चर्चाएं होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।